फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। और आपको पता है डेली लेक्चर आता है, 2 लेक्चर आता है। प्राचीन भारत जब तक हम कंप्लीट नहीं करें, प्राचीन भारत भारत कल ख़त्म हो जाएगा, आज ही ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारा मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत, क्योंकि आधुनिक भारत हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावे आपको पता है 2 लेक्चर आता है एंशिएंट हिस्ट्री पे डेली, और 1 लेक्चर आता है, छोटी छोटी वीडियो होती है, और एक ज्योग्राफी पे आता है। इसके अलावे हम ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि या तो बायोलॉजी या तो फिजिक्स, दोनों में से कोई किसी एक पे एक एक वीडियो डेली आए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एग्ज़ाम आने वाला है, बट ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होने के कारण उनको समझ ज़्यादा नहीं आता है। तो हम ट्राई करेंगे करने का। गुप्ता पीरियड में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। गुप्ता पीरियड के राजाओं के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी, कल्चर और उसके बाद लिटरेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया जाता है, ये एक अलग बॉक्स में है। इट इज़ आर्ग्यूड डैट बाय मेनी स्कॉलर के द्वारा बताया जाता है कि लैंड पे स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट था। भले ही वो ग्रांट देते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के देते थे, लोगों को खेती करने की आज़ादी थी, लेकिन जो लैंड का एक्सक्लूसिव ऑनर कौन था? राजा था। और ये बात हमें पता कहाँ से चली? बुद्ध गुप्ता जी थे। बुद्ध गुप्ता के समय एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है। कहाँ पे? पहाड़पुर में मिली है। उस कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है? पहाड़पुर पे मिला है। किसके समय का मिला है? बुद्ध गुप्ता। बुद्ध गुप्ता बहुत बाद में थे, क्लियर है ना? मिला है। उनके हिसाब से लैंड पे स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट था। और लैंड का, क्योंकि लैंड भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, कोई फॉरेस्ट के लिए काम होता है, कोई हैबिटेबल होता है रहने के लिए, कोई वहाँ पे खेती करते हैं, कोई पे चारागाह करते हैं। उसी तरह से लैंड के इकोनॉमिक वैल्यू किस किस तरह से है, उस तरह से लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था 5 ग्रुप में। सबसे पहला है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब है जहाँ पे आप खेती कर रहे हो, नॉर्मल है। उसके बाद है नेक्स्ट है खिला भूमि। खिला भूमि, इसका मतलब है वो वेस्ट लैंड है, किसी काम का नहीं है, जैसे सूखा पड़ने वाला जैसे ज़मीन होता है। वास्तु भूमि, भूमि के हिसाब से लोग नहीं बोलते, वास्तु के हिसाब से ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम रह लेंगे, क्लियर है? तो होता है हैबिटेबल। उसके बाद चारागाह, नाम से पता चलता है चारागाह भूमि का मतलब है जहाँ पे लोग अपने जानवर को चराते हैं। अपरहता, अपराहता भूमि होता है जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, अपराहत, क्लियर है? इन द गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे किया जाता था। और ये पता कैसे चला? एक प्रभावती गुप्ता थी, प्रभावती गुप्ता, उनका जो प्लेट, वो एक जगह पे लिखी हुई है, पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पता चलता था कि लैंड का सर्वे किया जाता था। एवं नहीं कि सीधा भाई तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें इतना टैक्स नहीं, लैंड का सर्वे किया जाता था। तो अब क्वेश्चन उठता था कि भाई जब लैंड का सर्वे किया जाता था, कोई तो बंदा होगा ना जो लैंड का रिकॉर्ड रखता होगा। उस बंदे का नाम था पुस्तपाला। वो बंदा नहीं होता, वो ऑफिस का नाम था पुस्तपाला, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसको हम बाद में डिस्कस करते, पहले डिस्कस करते हैं। द गुप्ता इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। गुप्ता ने एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन गुप्ता ने इशू किया, लेकिन भाई उतना प्योर नहीं था जितना कुषाण का था, क्लियर है ना? तो प्योरिटी के मामले में कुषाण आगे है। उसके बाद गुप्ता ने गुप्ता ऑल्सो सिल्वर कॉइन भी लाया लोकल एक्सचेंज के लिए, क्योंकि गोल्ड कॉइन अधिकतर यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, क्योंकि दूसरे देशों में भी हर जगह फॉरेन गोल्ड चलती थी। गुप्ता ने बहुत कम कॉपर कॉइन भी लाया कुषाण के हिसाब से, लेकिन कॉपर कॉइन लाया, देखो, यानी गुप्ता ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर भी लाया, लेकिन कॉपर के हिसाब में कुषाण से कम था कॉपर। इसका मतलब ये पता चलता था कि क्योंकि लोग, कॉमन पीपल के पास कहाँ गोल्ड आएगा भाई? कॉमन पीपल मनी को टच भी नहीं करता था। जो गांव या कंट्री साइड में जो लोग रहते थे, वो अभी भी मुझे लगता है बार्टर सिस्टम से चलाते होंगे। गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन होने लगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्लियर है ना? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो होता था वो डिक्लाइन होने लगा। ट्रेड होता था रोमन एम्पायर से, लेकिन वो भी डिक्लाइन होने लगा। इंडियन मर्चेंट अब रिलाई करने लगा हैवली ऑन साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इंडिया है इधर साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार वगैरह, थाईलैंड, इस सब से ज़्यादा करो। द पोर्ट, अब साउथ ईस्ट एशिया से आप कर रहे हो तो भाई आपको चाहिए पोर्ट अच्छा सा,
तो आपका ईस्ट कोस्ट में भी कुछ पोर्ट चाहिए, वेस्ट कोस्ट में भी पोर्ट चाहिए, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में वेस्ट में चाहिए किसके से बिजनेस करने के लिए, भाई मेसोपोटामिया से बिजनेस करो, यहाँ पे कुछ है। लेकिन ईस्ट कोस्ट में अगर साउथ ईस्ट एशिया से चाहिए तो आपको ईस्ट कोस्ट में पोस्ट चाहिए ना, ईस्ट वाले में, इधर वाले में, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ईस्ट के कोस्ट में जो पोर्ट था उसका नाम था ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कांदूरा। ये सब किसके द्वारा किया जाता था, नॉर्थ इंडियन ट्रेड और साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, इधर ट्रेड करना है तो भाई इधर ट्रेड करना है तो आपका पोर्ट भी ईस्ट एरिया में होना चाहिए ना। वेस्ट में कौन कौन थे, वेस्ट कोस्ट में जो था बरोच, आपको पता ही होगा, चौल, कल्याण और कैम्बे, ये सपोर्ट था वेस्ट एशिया में, ताकि मतलब ये कोस्ट था वेस्टर्न इंडिया के कोस्ट पे, यहाँ पे इधर इस साइड, ताकि आप बिजनेस कर सको मेसोपोटामिया और वेस्टर्न एशिया से। क्लियर है ना। तो भाई जिधर आपको ट्रेड करना है उधर के लिए पोर्ट चाहिए, बस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक चीज़ आप देख लो, जो टैक्स सिस्टम इनका था वो अलग अलग भाग में बटा था। जैसे एक होता था भाग, एक होता था भोग, एक होता था बाली, एक होता था उपारिका, उपारिकारा। सबसे पहले भाग क्या होता था, किंग को आपको जितना प्रोड्यूस आपका होगा उसका 1/6 आपको सिंपल पेड करना है। क्लियर है ना। उसके बाद भोग, भोग नहीं हम सुनते हैं कि भगवान को भोग चढ़ाया जाता था, सिंपल इसी तरह आपके राजा को चढ़ाया जाता था, राजा को पीरियोडिक सप्लाई होता था, जैसे राजा को फायरवुड, फ्लावर, ये सब चढ़ाया जाता था, फ्रूट्स वगैरह। बाली हो सकता है ये जब हार्वेस्टिंग सीजन होता होगा ना फ्रूट्स का, तो उस समय किया जाता होगा, या जो सीजनल फल वगैरह लगता होगा ना उस समय किया जाता होगा। बाली होता था ये ओरिजिनली, देखो स्टार्टिंग में ये ऑफरिंग वॉलंटरी थी, बाद में इसको कंपलसरी बना दिया गया होगा। जब राजा को लगा होगा कि नहीं भाई हमें और टैक्स चाहिए तो इसको कंपलसरी बना दिया जाएगा, और जब भी कंपलसरी बनता तो ये ऑपरेसिव हो जाते थे, क्योंकि ये टैक्स आप ले ही ले रहे हो, आप ऊपर से भोग दिलवा ही रहे हो, ऊपर से एक बाल नया टैक्स, थोड़ा ऑपरेसिव लगता है। उपारिकरा, ये भी एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, और सब सब्जेक्ट पे लगता था, जितनी चीज़ें होती थी सब पे। क्लियर है ना, हमारा हो गया ये वाला। अब कल्चर की बातें करते हैं। कल्चर के बाद फिर हम लिटरेचर डिस्कस करेंगे। कल्चर में हमारा गुप्ता का कल्चर 3 पार्ट से डिवाइडेड था। जो भी स्कल्पचर वगैरह बनाए जाते थे 3 टाइप से। सबसे पहले रॉक कट केव, यानी गुफा बनाया जा रहा है, गुफा में लोग रह रहे हैं। गुफा में अधिकतर गुफा में क्या होता था, बुद्ध धर्म के मॉन्क्स वगैरह रहते थे, पूजा पाठ करते थे, चैंटिंग करते थे। उसका स्ट्रक्चरल टेम्पल वगैरह हुआ करता था, और स्तूप हुआ करता था। क्लियर है ना। स्तूप जो कि यहाँ पे रेलिक्स होती थी, जैसे अस्थियाँ नहीं होती है, उसके ऊपर एक अंडाकार इमारत बना दिया जाता था। बाद में उसको उस पर और ज़्यादा थोड़ा और उसके रेलिंग बना दिए चारों तरफ, उसके ऊपर कुछ बना दिया, और आगे गेट बना दिया, जैसा तोरान वगैरह सब तोराना बोलते थे, तो ये सब बना दिया। तो रॉक कट केव में 2 इम्पॉर्टेंट थे, जिनका जो महाराष्ट्र में, एक है अजंता, एक है एलोरा, और एक है एमपी में, मध्य प्रदेश में बाघ केव। याद रखना, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद में एक्चुअली, और बाघ है एमपी में। उसके अलावा टेम्पल है बहुत सारा। उस टेम्पल का नाम है 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल कहाँ पे है, देवघर झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। झांसी कहाँ पे, यूपी में, पता है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। क्लियर है ना। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है ये कि गुप्ता अम्पायर का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा है। शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल कहाँ पे है, भुमरा में है। भुमरा एमपी में है। एमपी का एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर। क्लियर है ना। उसके बाद 2 टेम्पल है जो तिगावा एमपी में ही है, विष्णु और कंकाली टेम्पल, कंकाली। उसके बाद पार्वती टेम्पल है ऑफ ननचाना, ये है कुठवा पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। क्लियर है ना। उसके बाद शिव टेम्पल है, ये है एमपी में है शिव टेम्पल। कृष्णा ब्रिक टेम्पल है भीतरगांव, ये है कानपुर यूपी में। लक्ष्मण टेम्पल है सिरपुर, ये है एमपी रायपुर में। विष्णु टेम्पल है और वराह टेम्पल है, ये दोनों है एमपी में। ये कहाँ पे, ईरान। ईरान का आपको पता है, ईरान में इंस्क्रिप्शन मिला था। तो टेम्पल बस ध्यान रखना है, एग्जैक्ट टेम्पल आपको ऐसे नहीं पूछे कौन शिव टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि शिव टेम्पल बहुत सारा है, ऐसे नहीं। जैसे 10 अवतार टेम्पल, और टेम्पल ये इस नाम से कहीं नहीं है, तो आपसे पूछ सकते हैं। उसके स्तूप जो थे वो कहाँ कहाँ पे थे, मीरपुर खास में थे, सिंध जो है।
उसके बाद धम्मेक में है जो कि सारनाथ में है, रत्नागिरी उड़ीसा। क्लियर है ना। एक चीज़ इन्होंने नया लाया था, या हो सकता है उसको बोल सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा फेमस किया था। देखो 3 टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, एक होता है नागर, एक होता है द्रविड़, एक होता है बेशारा। जो नगर वाला होता है उसमें 2 चीज़ फेमस होता है, एक होता है शिखर, सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिखर। शिखर होता है जो मंडप टाइप के नहीं होते, शिखर ये वाला बनाया जाता है, ये भगवान का यहाँ पे गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान को रखा जाता था, ऊपर ऐसे नहीं बनाया जाता था शिखर, इसको बोलते शिखर। क्लियर है ना। जैसे टेम्पल, हम जब टेम्पल वाला डिस्कस करेंगे ना तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अटैन ग्रेट हाइट पे पहुंचा, इसमें नागर स्टाइल जिसमें शिखर स्टाइल भी बोलते हैं, यहाँ पे इन्हें हमेशा बोल सकते हैं कि जो टेम्पल स्टाइल था ना पीक पे पहुंच गया इस समय। बहुत सारे टेम्पल बने थे, शिखर स्नाइन वैष्णवा सिंबल, वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैम बोला ना कि टेम्पल इस समय सबसे पीक पे पहुंच गया, ऐसा बोल सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया है। द टेम्पल आर्किटेक्चर जहाँ पे गर्भगृह होता है, तो गर्भगृह का मतलब जहाँ पे भगवान खुद होते हैं सो श्राइन रूम बोला जाता है। इन हुच द इमेज ऑफ द गॉड, इमेज यहाँ पे डालने लगे, इवन बाद में डालने लगे वहाँ का सिंबल भगवान का। द फ्रेगमेंट्री रिमेन्स ऑफ दशावतारा टेम्पल ऑफ देवघर इज ए एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुली कंपोज्ड गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग। जो हमें मिला है रिमेंस मिला है दशावतार टेम्पल का, दशावतार टेम्पल था ना देवघर झांसी में, उसका रिमेंस मिला है, तो हमें पता चलता है यार कितना ज़्यादा ये अच्छा था, कितना टेम्पल बिल्डिंग में कितने ये लोग महारत हासिल किए हुए थे। उसका द सेंटर ऑफ गांधार स्कल्पचर डिक्लाइन एट देयर प्लेस वेयर टेकन बाई बनारस पाटलिपुत्र मथुरा। देखो बहुत स्कल्पचर की स्कूल थी ना, जैसे इधर थी गांधार, इधर थी मगध और इधर थी अमरावती। तो ये गांधार वाला था, इस पर बहुत बाहर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, इंडो ग्रीक वगैरह का, कुषाण वगैरह का। तो इस पे क्या हुआ, ये थोड़ा डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि अभी कोई बाहरी वाले नहीं है ना, अभी कोई बाहर वाला नहीं है, अभी गुप्ता इतना पावरफुल है कि ये क्योंकि इस पे बाहर का हस्तक्षेप था और डिक्लाइन होने लगा, और इसका जगह थोड़ा बहुत लेने लगा बनारस स्कूल, पाटलिपुत्र स्कूल, मथुरा स्कूल। क्लियर है ना। पहली बार हमें विष्णु, शिव या अदर गॉडेज की इमेज इस एरा में देखने को मिलती है। वेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धा इमेज मिलता है, सीटेड बुद्धा, जहाँ पे सारनाथ में इमेज मिली है, सीटेड बुद्धा बैठे हुए हैं, डिपिक्ट करता है कि बुद्धा धम्म को प्रीच करे, धम्म का प्रीच करने का मतलब बुद्धा अच्छी बातें बताना चाहते हैं, रेस्पेक्ट करना, ऐसी बातें। ब्राह्मणिकल इमेज भी मिला है जो सबसे इम्प्रेसिव बेस। द ग्रेट वॉर मिला है, जैसे ग्रेट वॉर को बोलते हैं बराह, ये मिला है। जो उदयगिरी केव है ना, क्योंकि 3 केव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अजंता, एलोरा और बाघ। उदयगिरी केव का जो गेट है ना, जो गेट होता है उस पर आपको नहीं पता, जैसे गेट होता है यहाँ पे उभार के कोई मूर्ति बना दिया जाता है, तो जो ग्रेट वॉर है उसकी मूर्ति उभार करके बना दी गई है, मतलब ऐसे काट के नहीं, जैसे यहाँ पे मान लो ये चीज़ है, इसको मैं आपको इस साइड में आपका चेहरा बना दूंगा, ऐसे कट करके यहाँ मैं कुछ डालूंगा ना, इसको कट करके, जैसे नहीं कारीगरी नहीं होती है, पत्थर में कारीगरी, वही कारीगरी की गई थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो उदयगिरी के इंट्रांस पे किसकी मूर्ति है या किसका रिलीफ, किसका मूर्ति है, ऐसा पूछ सकते हैं। द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड कहाँ पे मिला है, बाघ जो कि है गुफा है, वहाँ पे पेंटिंग मिली है। अजंता में भी मिली है, अजंता कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। फ्रेस्कस पेंटिंग मिली है, पेंटिंग मिली है अजंता केव में, ये ध्यान रखा। अजंता केव में फ्रेस्कस पेंटिंग होती है, वो पेंटिंग बहुत मतलब अच्छे से अभी दिख नहीं रही है, लेकिन पता चलता है कि मतलब बहुत पुराना बना है, मतलब लेकिन उस समय की में भी इतनी कारीगरी, इस सब से तो हमें पता ही चलता है ना कितना ज़्यादा अच्छा रहा होगा उस समय। रिलीजियस लिटरेचर की बात करते हैं तो हिंदू टेक्स्ट है, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कुछ जैन टेक्स्ट है, कुछ सेकुलर है
और कुछ साइंटिफिक है। ध्यान देना, हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सेकुलर, साइंटिफिक और कुछ पॉइंट है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं और क्यों नहीं बोलते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हाँ, संगम लिटरेचर डिस्कस करते हैं, सॉरी हिंदू लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ किताबें हैं पुराण, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण और महाभारत, उसके अलावा मनुस्मृति, ये सब री रिटन किया गया। पहले लिखा गया था, इसको री रिटन किया गया होगा शायद इसके अपने लैंग्वेज में, ताकि नॉर्मल लोग समझ सकें। उसके अलावा कुछ चीज़ें लिखा गया, जैसे नारद स्मृति, नारद स्मृति, स्मृति का मतलब लिटरेचर लिखा गया है, प्रश्न स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सब लिखा गया। उसके अलावा बोलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या क्या लिखा गया, अभिधम कोश किसके द्वारा लिखा गया, दिग्नाग के द्वारा अभिधम कोश। उसके बाद बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है विशुद्धि मग्गा। क्लियर है ना? अब जैन टेक्स्ट लिखा गया है न्यायवर्तन, किसके द्वारा, सिद्ध सेना के द्वारा लिखा गया है। तो आप बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आप देखोगे या डिस्कस करोगे तो याद हो जाएगा, एक बार में याद नहीं होते हैं। क्लियर है? ये तो हमें ही पता है, आपको ही पता है। उसके बाद कुछ सेकुलर टेक्स्ट है। सेकुलर टेक्स्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास जी का। कालिदास जी बहुत चीज़ें लिखे हैं, मतलब बहुत सारी पोइट्री लिखे, बहुत सारी ड्रामा लिखे। तो सबसे पहले पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री में उनका पहला पोइट्री था, उनका नाम है ऋतु संभर। उसके बाद मेघदूतम, कुमार संभवम, उसका रघुवंशम। क्लियर है ना? पोइट्री। उसके बाद बात करते हैं उनके ड्रामा लिखते थे, ड्रामा कहानी टाइप की। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब उनका ड्रामा था। क्लियर है ना? विक्रमो वर्षीयम और मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। आप इसको थोड़ा ब्रेक करके ट्राई करना ना, एक ही बार में ब्रेक करके प्रोनाउंसिएट करने का ट्राई करना। उसके बाद विशाख दत्ता की बुक है मुद्रा रक्षसा। उसके बाद भारवी की बुक है कीर्तार्जुनिया। उसके बाद दंदीन जी की बुक है, 3 बुक है उनकी, 2 बुक है, काव्यदर्शा और दशा कुमार चरिता। उसके बाद शुद्रका की बुक है मृच्छ हारिका। मृच्छ हारिका एक स्टोरी है, एक गरीब लड़का और लड़की की। क्लियर है ना? मतलब एक पुअर ब्राह्मण की और एक कोर्ट में एक लड़की थी, उसकी स्टोरी है। कोर्ट जो दरबार में होते ना थे, राजा की स्टोरी। उसके बाद पंचतंत्र, तो हम सबको पता है, विष्णु शर्मा, बहुत पुराना। कामसूत्रा किसका लिखा हुआ, वात्स्यायन। अब कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब पहले साइंटिफिक लिटरेचर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ फैक्ट्स देखेंगे इस लिटरेचर से रिलेटेड। आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने लिखा है, आर्यभट्टिया नाम से पता चलता है उनका, और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का बुक है। ब्रह्मगुप्ता का बुक है ब्रह्म सिद्धांता, नाम से पता चल जाता है। पंच सिद्धांता, बृहद संहिता और बृहद जातक, लघु जातक, ये सब किसकी किताब है, बराह मिहिरक है। बराह मिहिरक के 3-4 किताबें आप ध्यान रखना। बराह मिहिरक कौन कौन किताब है, पंच सिद्धांत का, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक, बराह मिहिर की किताब है। उसके बाद वाग्भट्टा का कोई किताब है अष्टांग हृदय। ये किताब मेडिसिन पे है, तो आप ध्यान रखना। धन्वंतरी जी क्या लिखे हुए हैं, नवानीतकम। उसके बाद भास्कर क्या लिखे हुए हैं, महाभास्करा और लघु भास्करा। महाभास्करा और लघु भास्करा नाम से उसका उनका तो हम बता सकते हैं। महाभास्कर क्या क्या लिखे है, महाभास्कर, भास्कर्या और लघु भास्कर्या। उसके बाद पलकप्या क्या क्या लिखे, हस्त्यायुर्वेदा। क्लियर है ना? आप बस अब थोड़ा ब्रेक करके 2-3 बार डिस्कस पढ़ोगे ना तो आप याद आ सकता है। मनुस्मृति जो कि ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और मनुस्मृति एक इंस्टीट्यूशन था हिंदू लॉ का कि भाई देखो मनुस्मृति एक्चुअली था कि कैसे, देखो मनुस्मृति ये नहीं बताया कि सोसाइटी में लोग कैसे थे, क्या कर रहे थे, भाई बताया कि सोसाइटी में लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आप एक लड़का हो तो ऐसे व्यवहार करो, आप एक पापा हो तो ऐसे व्यवहार करो, एक बेटा हो तो ऐसे रिस्पेक्ट करो पापा का। क्लियर है ना, कुछ समझ रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, होता है या नहीं होता है पता नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम एक है, रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला और जो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश ए बी विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी का बुक है। क्लियर है ना। कालिदास जी को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक ये जो किताब लिखा था ना यहाँ पे, ये वाला किताब मृच्छकारिता, ये शूद्रका की किताब है। क्या पता है क्या लिखा है इसका? मतलब है मृच्छक चक्रातिका, चकातिका। ये क्ले आर्ट है, इसका मतलब क्ले आर्ट होता है, कोई मिट्टी उट्टी का बर्तन नहीं बनाया जाता है। तो ये एक लव स्टोरी दिखाता है, एक पुअर ब्राह्मण जिसका नाम था चारुदत्ता, चारुदत्ता एक पुअर ब्राह्मण था, उसको एक प्यार हो जाता है एक बहुत वर्चुअस कोर्ट्समैन से। मतलब वो लड़की बहुत वर्चुअस थी, बहुत गुणी थी, बसंत सेना से। और ये बताया जाता है इसका, और इसमें क्या होता है रिलीजियस लाइफ का बहुत ज़्यादा डिपिक्शन किया गया है और थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टोरी बताया गया है। कामसूत्रा जो सेक्स की पहली बुक है, कामसूत्रा किस वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म सिद्धांता जिसको ट्रांसलेट किया गया अरबिक में सिंध हिंद के, मतलब वो जो टाइटल दिया गया ना, आपसे पूछ सकता है सिंध हिंद जो कि टाइटल है एक अरबिक बुक है, ये किस बुक का टाइटल है? हमसे इसलिए पूछ सकता है क्योंकि हमारा बुक था ना, उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया है। अब गोल्डन एज बोलना एंशिएंट हिस्ट्री का ये कितना सही है? सबसे पहले फॉर में पॉइंट दिया कि हाँ भाई गोल्डन एज तो था। कैसे पता चला? पॉलिटिकल यूनिटी था, फॉरेन रूल कंप्लीटली रिमूव हो गया था, पीस एंड प्रोस्पेरिटी था, इनलाइटेंड कैरेक्टर था क्योंकि आपको पता चला टैक्स कम था, पनिशमेंट थोड़ा माइल्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन था, ये सब था, लोकल गवर्नमेंट वाला था, रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म बहुत ज़्यादा रिवाइव हुआ। लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं बाकी धर्मों के लिए टॉलरेंट नहीं थे। बुद्ध धर्म के लिए इन्होंने स्तूपा को निर्माण भी किया और स्तूपा का जो रिवाइवल भी किया, बहुत पुराने हो गए थे। संस्कृत को डेवलप किया, आर्ट एंड लिटरेचर इस समय हुआ, ग्रेट पैट्रोनेज दिया गया, मतलब इस समय ग्रेट पर्सन थे जैसे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, बराहमीर, ये सब इसी समय में थे। अब अगेंस्ट में क्या था भाई? टू मैनी फ्यूडेटरीज था, यानी आम लोगों के पास पावर नहीं था उतना, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह बहुत थे, लार्ज सेंट्रल आर्मी और ब्यूरोक्रेसी नहीं था, फ्यूडल एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, लैंड ग्रांट दिया जाता, सर्फडम, सब इनफ्यूडेशन, मतलब जिनके पास खेती है उनके पास ही पैसा जा रहा है, उसके पास पावर आ रहा है। ट्रेड और गिल्ड्स जो होता है वो डिक्लाइन करने लगा था ना, हमने बताया था ना। अर्बन सेंटर का डिक्लाइन होने लगा, वर्ना डिस्टिंक्शन होने लगा क्योंकि और लोग आ रहे थे, सोशल डिसऑर्डर होने लगा, वुमेन का पोजीशन बहुत, क्योंकि आप शादी करवा रहे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले, तो ये सब प्रॉब्लम ही हो रहा ना, सती सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया था। क्लियर? तो हमारे ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में वर्धान, जो कि हर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्ष के करने के बाद हमारा जो एक वीडियो होगा वो डेक्कन और साउथ इंडिया डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा सीधा मेडाइवल इंडिया आता है। 2 वीडियो यानी 1 दिन और हमारा लगेगा, उसके बाद चाहिए। थैंक यू। उसके बाद आप ज्योग्राफी भी हो रहा है, आप देखते नहीं हो, ज्योग्राफी भी आ रहा है तो आप देखिए ज्योग्राफी भी। और आप जिसको आपके किसी भी दोस्तों को ज़रूरत है, क्योंकि नहीं मिलता है, मतलब ये सब नहीं है कहीं भी, किसी भी चैनल पे मैंने देखा है, तो आप दीजिए। और मैं ट्राई करूँगा जल्दी ख़त्म, ऐसा नहीं कि वीडियो कभी भी आ जा रही है। आपको मैं टाइम थोड़ा बता दे रहा हूँ कि डेली आता है 5, 7, 9। अब एक वीडियो आएगा 3 o'clock पे, 3 o'clock पे वीडियो आएगा, या तो बायोलॉजी का आएगा या तो फिजिक्स का आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है। 5, 7, 9 इसके अलावा मैं कोई वीडियो डालूंगा तो मैं कभी भी डाल दूंगा, जैसे कुछ बचा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा,
जैसे आप बता सकते हो, आप देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहीं पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ग्रुप है, वहाँ से आप एडमिन से मेरा नंबर निकाल सकते हो, जैसे 9582062485। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप सिंपल मैसेज कर दो, कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल का रिप्लाई देना थोड़ा टफ होता है, आप समझ सकते हो। चलिए, थैंक यू।